नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे कॉरपोरेट के टेक ओवर को लेकर के। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि पूरे देश का ही कॉरपोरेट टेक ओवर हो गया है, पॉलिटिक्स का भी कॉरपोरेट टेक ओवर हो गया है। जब हम कहते हैं कि ये टेक ओवर हो गया है और जब ये आंकड़ा है कि पूरे देश के अंदर जो पार्टियों के पास में फंडिंग जा रही है, उस फंडिंग में से ज्यादातर फंडिंग 91% फंडिंग जो है वो एक ही पार्टी के पास जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास में जा रही है। तो फिर तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती रही है, चाल चरित्र चेहरा अलग अपना बताती रही है, क्या वो पूरी कॉरपोरेट मय हो गई है? और जब हम कॉरपोरेट की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो हम लोग आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। इस तमाम सारे इसके पक्ष हैं कि जब कॉरपोरेट टेक ओवर पॉलिटिक्स का होगा तब क्या होगा, किसी पार्टी का होगा तब क्या होगा, पॉलिटिक्स के जो कॉरपोरेट के एजेंट्स ही अगर एमएलए एमपी बनेंगे तब उसका क्या असर पड़ेगा। इन सब सवालों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ में विश्वास उडगे जी हैं, जो कि देश के जाने माने जो बैंकर्स के यूनियंस रहे हैं उसको पूरे देश में लीड करते रहे हैं और आज भी पूरे देश के अंदर आर्थिक मामलों के बड़े जानकार और विश्लेषक के तौर पर देश के अंदर जाने जाते हैं। विश्वास उडगे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुंबई से हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े हैं। हमारे धन्यवाद। साथ में डॉक्टर रवि यादव जी हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और विशेष तौर पर एक जो विश्लेषण है भारतीय राजनीति का और उसमें जो अलग अलग कारक काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रभाव काम कर रहे हैं और कैसे डिस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर आप काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि यादव जी। हमारे साथ में जो है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, जो कि को होस्ट हैं। सबसे पहले मैं आऊंगा और डॉक्टर विश्वास उडगे जी, मेरे 3-4 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि जब ये बात निकल करके सामने आती है कि कुल मिला के जितनी पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग जा रही है उसमें से 91% फंडिंग केवल बीजेपी के पास जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, किस तरीके से इसको समझा जाना चाहिए? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोई पार्टी पूरी तरीके से कॉरपोरेट के ऊपर निर्भर हो जाती है तो उसकी पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके का परिवर्तन आता है? ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि क्या कॉरपोरेट ने मान लिया है कि इस देश के अंदर एक ही पार्टी है जो कि राज करने वाली है और उसके साथ हमारे को जो है अपना संबंध बना के रखना है और उसके साथ हमें खड़ा रहना है और इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर और पार्टियों की जरूरत नहीं है? तो आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसके का विश्लेषण आप दर्शकों के सामने, हम सबके सामने रखें। विश्वास बहुत उठिए। बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ सवाल पूछे वो बहुत पर्टिनेंट है, इसलिए कि अभी जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की जो संस्था है, जिनको हमको क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने बार बार इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में बात की और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनको होने वाली फंडिंग के बारे में एक राइट टू नो की कैंपेन जो है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास चंदा कौन दे रहा है और कितना चंदा इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर रहा है। तो इस बात में वो काबिल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चंद्रचूड़ के वक्त का ऑर्डर था और वो ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून बना वो कानून ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और उसके बाद ये पैसा इलीगल ठहरा, इलीगल हो गया ये कानून। तब ये मालूम पड़ा कि 2004 से लेके 2022-23 तक करीब करीब 20,000 करोड़ इलेक्टोरल फंडिंग में कारपोरेट देते रहे। लेकिन खास करके ये जो कानून बना है उसके बाद जो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा जो पैसा आया है, इसका ब्यौरा जब मांगा गया तब मालूम पड़ा कि कारपोरेट्स का पैसा यहाँ पर जा रहा है। अब मैं आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई
इसमें 10 बड़े टॉप जो डोनर्स हैं, उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया, उनके नाम आए, उसमें 91% प्लस ये सिर्फ बीजेपी को जा रहा है। मेरे ख्याल से वो 2283 करोड़ प्लस समथिंग है। लेकिन जितना पैसा अभी आ रहा है, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स रद्द होने के बाद की बात है, या दिस इंक्लूड्स जो पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसबैंड किए, वो भी उसको कवर करते हैं। ये हमें जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग आज निर्भर है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट के आधार पर। अच्छा, वो रिपोर्ट कहां से लाता है? वो इलेक्शन कमीशन से ही मंगवाते हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए ही वो मंगवाते हैं। अब हमको नाम तो मालूम हो गए कि एक वो प्रूडेंशियल ट्रस्ट है, ऐसे 10 बड़े डोनर्स है। इनमें से 91% चंदा सिर्फ वो 2283 करोड़ ये बीजेपी को मिला है। अब इसमें सवाल आपने जो पूछा कि एक ही पार्टी को लोग अभी भी मानते हैं क्या, ये बात सच है। इस देश का कारपोरेट दुनिया जो है, वो सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी को मानती है। हालांकि यहां पर हम देखते हैं कि करीब 190 करोड़ कांग्रेस ने भी डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि उनको डिक्लेयर करना ही पड़ता है। अब वो 190 करोड़ हो, इनके 2283 करोड़ हो, कुल मिला के इतनी जो रकम है ये इनको ही मिली है, और ये कारपोरेट के जरिए आने वाला पैसा है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को इलीगल ठहराया, वो अकाउंटेड फॉर मनी था या इलिसिट मनी था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। अब ये जो एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 10 बड़े डोनर का नाम लेके बताया है, हमारा सवाल एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन कमीशन को और इस सरकार को ये रहेगा कि भाई एक ही बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जो अब ये बोल रही है कि हमारे पास 5 करोड़ मेंबर्स है, तो 5 करोड़ मेंबर्स, हाँ 3000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे, कारपोरेट पैसा दे रहे हैं, और उनकी संख्या 8900 है। हाँ, ये बता दिया इन लोगों ने, 8900 लोगों ने, मतलब कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है। मेरा सवाल यह है, हम सब लोगों के लिए ये ढूंढना जरूरी है, ये पैसा कहां से आया। इसके आगे हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। आपके सवालों के 3 जवाब मैंने ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के रिपोर्ट के जरिए दिए हैं। जी, आपने सवाल पर सवाल किया है और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जो है उसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं डॉक्टर रवि यादव जी के पास में आता हूं कि अभी आपने जो है विश्वास सुर्गी साहब की बात आपने सुनी। तो ये जो पूरा मसला है कि जो अभी जितना आया है, नंबर एक ये कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो फिगर्स बताए जाते हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। वो एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है जो कि बताया जाता है। उससे कई गुना ज्यादा जो है अनअकाउंटेड होता है, जिसका कि कोई भी जानकारी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आरटीआई जो है उसके तहत पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग नहीं आती है, और ये एक मसला ऐसा है जिसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके ऊपर तमाम सारी डिमांड लगातार देश के अंदर चलती रही है, और हमारे जैसे लोग को भी इस बात को बहुत गंभीरता से मानते हैं कि अगर पूरे देश के अंदर तमाम सारी जगहों के ऊपर जो है अगर ट्रांसपेरेंसी के तहत अगर आरटीआई लागू है, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लागू क्यों नहीं है, और वो लागू होनी ही चाहिए। ये भी एक सवाल है कि क्यों जो है इसको मुख्य मुद्दा बनाने का काम नहीं किया जाता, क्योंकि इससे पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो प्रभावित होता है। हम ये देख रहे हैं कि अगर एक एक चुनाव के अंदर जिस तरीके से 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो हमको उस पैसे का स्रोत का तो पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर पैसा पूरा इलीगल पैसा है, और इलीगल का हम मतलब मानते हैं कि ये गलत कामों से कमाया गया पैसा है, जिसके अंदर जीएसटी नहीं दिया गया, जिसके अंदर टैक्स नहीं दिया गया, जिसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं मालूम है, तो इसके बहुत बड़े रिपरकशंस समाज के ऊपर हैं, देश के ऊपर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर रवि यादव जी?
अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए सर, नमस्कार आपकी आवाज आपको, नहीं आ रही। पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। जी बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत आयाम है इसके, पर साथ साथ में एक टिप्पणी करूं और जो शायद कुछ लोगों को इररिलेवेंट भी लग सकती है। आपने कहा कि मालूम होना चाहिए सब कुछ हमको, सच है, डेमोक्रेसी में ये मालूम होना चाहिए, लेकिन हम जिस संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और जो हमारी संस्कृति है, हम सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग जो हैं, उसमें फेयरनेस और क्लास में जब हमें चुनना होता है तो हम क्लास चुनते हैं। फेयरनेस से हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमारे पास सो मेनी सेट्स ऑफ रूल होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सेट ऑफ रूल है जो हर जगह लागू होगा। ये जो आप कह रहे हैं वो तब होता है जब एक ही सेट ऑफ रूल होगा आपके पास, तो फिर ऐसा हो सकता है। यहां अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम, अलग अलग तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस समय मैं जितना पढ़ता हूं, सुनता हूं, मैं समझता हूं कि ये इस देश में जो सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव जो कुछ आए हैं, उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्या शायद इतना जिस तरह की स्थितियां आज हैं, ऐसा कंसोलिडेशन कभी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो समूह, जो सबसे शक्तिशाली समूह हैं, वो पूरी तरह एक तरफा और एक साथ हैं और पूरी तरीके से अनैतिकता को समर्थन दे रहे हैं। ऐसा शायद मुझे याद नहीं पड़ता है कि ऐसा पहले था कभी। आज की तारीख में अगर इस तरह से देखा जाए तो मैं ये देखता हूं कि जिस तरह का पूरा क्लास, ऐसा नहीं, आजादी के आंदोलन में भी बहुत सारे प्रभावशाली लोग थे, जो खास तौर से आर्थिक तौर पर जो प्रभावशाली लोग थे वो अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन बहुत लोग थे जो अच्छे इंटेलेक्चुअल थे, जो पढ़े लिखे थे, तो वो सच को, जो तार्किक बात है, जो सही बात है, उसका साथ दे रहे थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी आप देखें कि इसके लिए जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उसको असंवैधानिक बता दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, पर इस असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने दिया है, वो पैसा कहां से आया है, किसको दिया गया है, वो सब फेयर है। उस पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? न तब हुआ ना उसके बाद कुछ हुआ है। किस तरह से तो ये सूचना दी गई थी, बहुत मुश्किल से। आपने आरटीआई का जिक्र किया, कितनी आरटीआई हम आज इजीली ले सकते हैं, वो बहुत बहुत मुश्किल सा काम है। इसके जो इम्प्लीकेशन हैं वो बहुत गंभीर हैं। आज की स्थिति में ऐसी स्थिति है, आप देखिए, मीडिया पूरी तरह से एक तरफा है, पूरा मीडिया एक तरफा है। जुडिशियरी में जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, तमाम हाई कोर्ट्स के साथ जो जैसे फैसले आ रहे हैं, या इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरह का फैसला आया है, क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीएम केयर्स का पे भी क्या हमको आरटीआई लेने का हक नहीं होना चाहिए? सार्वजनिक संपत्ति जहां भी है, सार्वजनिक धन जहां भी है, उसका पूरा पूरा हक है पूरी देश की जनता को जानने का। लेकिन पीएम केयर्स पर भी कोई सूचना नहीं है कहीं भी। जहां पर आप सीएसआर का पैसा ले रहे हैं पूरा, क्यों नहीं हमको हक है? मंत्रालयों में पैसा दिया है, लोगों ने अपनी सैलरी से पैसा दिया है, वहां लोगों को क्यों हक नहीं होना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया? उसका ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? और उसका ऑडिट नहीं हो रहा है, सबको पता है। मीडिया कंप्लीट एक तरफ है, जुडिशियरी के फैसले जिस तरह से आ रहे हैं, और जब एक तरफा धन का आप देखेंगे कि जो पूरा पैसा है वो भी एक तरफ जा रहा है, 90% एक तरफ जा रहा है, तो आप डेमोक्रेसी को किस तरह रख सकते हैं बरकरार? ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, क्योंकि यही वो टूल है जो भी आप समझ सकते हैं कि किसी को भी जब मीडिया पूरा एक तरफा हो जाए, तो आप समझ लीजिए जिसको चाहे, जो पीड़ित है उसको उत्पीड़क बता सकता है और सिद्ध कर सकता है, लोगों के दिमाग में बिठा सकता है। और ऐसा आज नहीं है, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे साथ, हमारे पास, जहां हम ये देखते हैं। तो एक तरफ पूरे धन का जाना, पूरी तरफ एक तरफ मीडिया का भी उधर चले जाना, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का एक तरफा हो जाना, ये दिखा रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। इस समय भी डेमोक्रेटिक जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से देखें, ये सिर्फ मैं या विपक्ष नहीं कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो भी
रेटिंग एजेंसीज हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी हमारी डेमोक्रेसी कहां जा रही है ये वो बता रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, और हर साल लगातार उसमें वो गिरावट देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत चिंता का सबब है, और इससे ज्यादा चिंता का सबब ये है कि जो परेशानियां सच में सामने आ रही हैं उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उनको देख नहीं रहे हैं, हम आज भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले ही देखता हूं जब बात आती है कि अगर अगर इमरजेंसी की भी बात आती है तो आप देखिए ना कितने लोग थे जो जेल जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज कितनी पार्टियां हैं जो इस तरह से संघर्ष कर रही हैं, कितने लोग हैं इस तरह के जो संघर्ष करके इन तमाम जो ऐसी स्थितियां हैं उनसे लड़ना चाहते हैं। बहुत टुकड़ों टुकड़ों में लोग जिसके ऊपर बीत रही है सिर्फ वो संघर्ष कर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, सामाजिक स्थिति बिल्कुल बदहाल हो चुकी है। हम किस में लगे हुए हैं? पूरी तरह से हम वक्त में लगे हुए हैं, हमें औरंगजेब दिखाई दे रहा है, हम कब्रें खोद रहे हैं। जी जी जी। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। डेमोक्रेसी इससे खतरे में है जब पूरा पैसा एक तरफ हो जाएगा, सारी संस्थाएं एक तरफ हो जाएंगी, न्यायालय एक तरफ हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी को संरक्षित रखा जा सकता है। ये बहुत चिंता का सबब है मेरे हिसाब से। बाकी आप अन्य वक्ताओं से पूछेंगे तो जी मैं अगले उसमें कहूंगा अगर जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी के पास आता हूँ और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि देखिए पीएम केयर फंड की बात हो रही है, पूरे देश के अंदर ये सवाल उठ रहा है, उसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। ये रादर हम लोग ये कहें कि देश के अंदर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किया नहीं है अभी तक। एक पॉडकास्ट जो है वो भी अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ में किया गया है। तो हम तो अभी जो बात सामने आ चुकी है, एक बात यह है कि वो कितनी ज्यादा प्रामाणिक है, और दूसरी बात यह है कि कॉरपोरेट की पॉलिटिक्स का किसी भी पार्टी के ऊपर, या अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है तो इसका ऊपर किस तरीके का असर दिखलाई पड़ता है, पॉलिसी लेवल के ऊपर, सरकार की फंक्शनिंग के लेवल के ऊपर, इलेक्शन के खर्चे के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। जी प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी, डॉक्टर सुनील आपने अनम्यूट कर दीजिए सर। अनम्यूट किया हुआ है। जी बोले बोले बोलिए बोलिए बोलिए। जी, आपने जो बात कही, अगर आप देखें इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैटर्न है वो सिर्फ सेंट्रल के एक पार्टी के लिए ही नहीं है, जहां भी जो सत्ता में है उसके लिए कॉर्पोरेट के बॉन्ड के डोनेशन से वो जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है ये हर एक को खुश रखना जो जहां पावर में है, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। और ये अगर आप देखें, एक चीज अगर आप देखें कि ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट डोनेशंस पहले नहीं जाते थे, पहले भी जाते थे, बातें होती थी, पर इस तरह से ब्लैटेंटली नहीं होता था। अगर हम 67 के इलेक्शन की बात करें तो एक जीप कंपनी ने कैंपेन करने के लिए 500 जीपे जो हैं वो एक पार्टी को दिया था। वो भी एक तरह से इसी तरह की चीज थी। अब 500 में से उनको लगभग 250 ही वापस गए थे, ऑन लीज उन्होंने दिया था। तो ये चीजें बहुत जमाने से चली आ रही है, और हमने जो है एज ए नेशन हमने कोई इफेक्टिव टूल नहीं बनाया कि इसको हम चेक में रखें और बैलेंस में रखें। ये हमारी कमजोरी है, सिटीजन की कमजोरी कह लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी कह लीजिए, जिसकी भी कह लीजिए, ये हमारी एक कमजोरी है। दूसरी चीज, जब डोनेशन आएंगे तो क्विड प्रो को होगा, और हुआ है। ये भी जो रिपोर्ट्स आई हैं पिछले साल जब इलेक्शन के ये सारी चीजें आए, इलेक्टोरल डोनेशंस के आए ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ किस तरह का क्विड प्रो को हुआ है वो हम देख चुके हैं। यूपी में एक पावर कंपनी है, उसने भी डोनेशन दिया, उसने यूपी के जो पार्टियां हैं उनको दिया, और उसके बाद रेट्स जिस तरह से उन्होंने बढ़ाए, और रेट्स सीधे नहीं बढ़ाए उन्होंने कहा लोड फैक्टर बढ़ गया है, इसलिए आपको जो है हर जिसके 100 यूनिट का है या 1 मेगावाट का है, जिसका है उससे लेके 4 मेगावाट तक जो भी है, उन्होंने
30-40 हजार जो है एक साथ वसूल लिए। यानी कि ये कॉर्पोरेट डोनेशन नहीं है, ये डोनेशन जो है सिटीजन से जबरदस्ती वसूले जा रहे हैं। हर जगह पैटर्न मोर और लेस यही होगा। दूसरी चीज, अगर हम इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को छोड़ दें, अगर आप पिछले कुछ सालों का कॉर्पोरेट ट्रेंड देखें, कॉर्पोरेट ट्रेंड में आप पाएंगे कि कॉर्पोरेट प्राइसेस जो है बेतहाशा बढ़ी। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, हिंदुस्तान के लोगों की एवरेज इनकम घटती गई, पर कॉर्पोरेट प्राइसेस बढ़ता गया। और उसके साथ साथ हमने देखा कि एवरेज कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है, जो आरबीआई की रिपोर्ट्स आती है उसके हिसाब से 22% है। यानी कि किसी की 7-8% भी होगी, किसी की 40% भी होगी। ये जो बेतहाशा प्रॉफिटियरिंग हो रही है, देखिए सीधी सी चीज है, जब आप डोनेशन देते हैं तो आपको कोई डर नहीं होता है, आप बेतहाशा उसकी वसूली डोनेशन देने से शायद पहले ही कर लेते हैं, और इस बारे में भी हम चर्चा नहीं करते हैं। उसके जो पॉलिटिकल इंपोर्ट्स हैं, हर स्टेट में हम देख चुके हैं कैसे कैसे किस किस कंपनियों ने कैसे कैसे किस किस मुख्यमंत्री से फायदे उठाए हैं। ये व्यापक चीज है जिसको हम बहुत लिमिटेड करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुत ज्यादा पैसे मिले, पर अगर स्टेट वाइज देखिए, जहां जो पार्टी पावर में है उसको पैसे मिले, तो ये जो एस्पेक्ट है इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज के क्या इंपैक्ट हो गए, सीधी सी चीज है, अब डेमोक्रेसी नहीं, हम डेमोक्रेसी की बात करें, हम कॉर्पोरेट ओलिगार्ची हो गए। और जो कोई भी डिसीजन होता है वो जनता से पूछ के कोई डिसीजन आज नहीं हो रहा है। डिसीजन सिर्फ इससे होता है किस पार्टी को, जो जहां बैठा हुआ है उसको कितना कहां फायदा हो सकता है, और किससे हो रहा है, डायरेक्टली कॉर्पोरेट से। बाकी उसके अलावा भी जमीनों पे कैसे कब्जा करना है, बाकी और सारे जो संसाधन है उस पे कैसे कब्जा करना है। बांग्लादेश को अगर हम बिजली बेच रहे हैं तो ट्राइबल्स के जमीन को हम कैसे कब्जा कर सकते हैं उनको बिना पैसे दिए, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। जिसको आप करप्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर ये बहुत बड़ा एक तंत्र बन चुका है जिसको हम आज कैसे सुधारेंगे इस पर विचार करना आवश्यक है। हमारे सारे पॉलिसीज का डिसीजन हम नहीं लेते हैं, जो कॉर्पोरेट है वो लेते हैं। वो क्या कहते हैं, जैसे अमेरिकन कंपनीज कहती हैं कि हम तो सॉवरेंटी हमारी है क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं, और हम चूंकि मल्टीनेशनल है तो हमारे पास हमें किसी भी मुल्क की सॉवरेंटी को मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे बड़े घरानों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो इन चीजों को देखिए, ये चीजें हम थोड़े से वक्त में यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बातें आएंगी जरूर और कई अच्छी बातें आ रही हैं, पर इसको जब तक राष्ट्रव्यापी इसका आंदोलन नहीं होगा, जिसकी उम्मीद बहुत मुझे कम दिखती है क्योंकि आजकल कोई आंदोलन हो ही नहीं रहा है। मीडिया की बात आपने खुद ही कही है, मीडिया को तो जिस तरह से दबा के खत्म किया जा रहा है वो अपने आप में चिंतनीय है। इन सारी चीजों को देख के सवाल है कि जनता के पास कोई राह बचता है या नहीं है, और वो राह जो है वो कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं कि पैसे कौन दे रहा है, कौन ला रहा है, और कौन उसके वजह से जो भी पॉलिसीज है अपने हिसाब से करा रहा है, खुलेआम हो रहा है। ये कोई किसी की सुन नहीं रहा है, जनता की कोई आवाज है नहीं जी। अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड के आगे अगर आप इलेक्टोरल रोल की बात करें, तब इलेक्टोरल रोल जो है वो डिसाइड करता है कि कौन किस इलेक्शन में जीतेगा। उसकी क्या मैकेनिज्म है हम सब समझते हैं, सब जान रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि 12 लाख जो है आउटसाइडर्स के वोट वहां रजिस्टर करा दिए गए हैं। हर स्टेट में यही हो रहा है। महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं, हरियाणा में हम देख चुके हैं, और भी स्टेट्स में हम देख रहे हैं। ये एकांगी चीज नहीं है डोनेशन का जाना या डोनेशन का आना, ये इसके व्यापक इसके असर हैं, और इसके जो मल्टी डायमेंशंस जो है
उस पर मल्टी डायमेंशनल हमें विचार करना चाहिए और एक एक पहलू को हम कैसे कहां तक रोक सकते हैं इसको देखने की जरूरत है। ये मैं समझता हूं कि जी देश के लिए एक बहुत ही हानिकारक चीज है। आगे आप सब हम लोग बैठे हुए हैं, हम जी लोगों को विचार करके तय करना जी जी प्रोफेसर साहब, मैं आपने जो असर पड़ता है, हमने दो जगह देखा है। एक देश में जो 3 किसान विरोधी कानून लाए गए, इसलिए लाए गए कि देश के किसानों की जमीनें कॉरपोरेट को दे दी जाए। वो कानून इसलिए लाए गए ताकि एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो दे दिया जाए। किसानों ने लड़ा, आप कह रहे थे लोग लड़ते नहीं हैं, किसानों ने लड़ा, उसे वापस कराया। लेकिन सरकार अब जो है वो एक राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति लेकर के आ गई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आ गई, जिसमें कि फिर से मंडी व्यवस्था को खत्म करने का इंतजाम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब वही कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ फार्मिंग लैंड, ये भी हो गया। तो मतलब ये है कि लोगों ने, क्योंकि कॉर्पोरेट की फंडिंग से चल रही है तो इसलिए उनके लिए कानून बनाने का काम कर रही है। अब मैं इस जागृति जी के पास चलता हूँ, क्योंकि ये लोग सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। जो सर्व सेवा संघ का जो परिसर था और परिसर का जो टेक ओवर हुआ, वो तो इसीलिए हुआ ना कि उसे अडानी को देना है। वहां पर जो है एक कोई मॉल बनेगा, कोई बड़ा वहां पर एक क्या कहा जाए उसे, पिकनिक स्पॉट बनेगा। जिस तरीके से अलग अलग जगह पर फेस क्या कहते हैं उसे, कौन सा फेसिंग कहते हैं, वो सब बनेगा। तो कुल मिला करके कॉरपोरेट को लाभ देने के लिए जब सीधा सीधा पैसा लिया जाता है तो उसका असर भी दिखलाई पड़ता है। जगती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम भाजपा को 91% जो भी फंडिंग है उसका पैसा मिल रहा है, तो उसका असर बनारस के अंदर रहते हुए आपको क्या दिखलाई पड़ रहा जी है? जी बोले। नमस्ते सभी दर्शकों को और पैनलिस्टों को। बहुजन संवाद इस चर्चा को लेकर आया तो बहुत जरूरी मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सरकार गिरा कर आए थे पिछली सरकार को, वो सबसे बड़े डकैत साबित हो रहे हैं। और जहां 80% सांसद हमारे देश के करोड़पति हैं, वहां 80% जनता 5 किलो अनाज के लिए लाचार बना दी गई है। ये दूरी है, ये एक आम नागरिक की तरह से हम लोगों को समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स किस दिशा में और कहाँ जा रही है। तो हम अपने करोड़पति सांसदों और विधायकों की मार जो है इस देश की जनता झेलती है, जब हर बार उसका 50 रुपए जो है बढ़ा दिया जाता है गैस के दाम में। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं नहीं है। और जिस तरह से अभी जो डेटा एडीआर को थैंक यू करना चाहिए हम सब लोगों को कि वो इस तरह की चीजों को खुलकर निकाल कर लाते हैं इतना रिसर्च करके, इस माहौल में जब मीडिया बुरी तरह से एक तरफा हो रहा है। और मैं मीडिया पे भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि एक तरफ वो लोग हैं जो उनका फेवर करके माला माल हो रहे हैं, मुट्ठी भर जो गोदी मीडिया है और उसके एंकर्स हैं, उसके मालिक हैं। दूसरी तरफ अधिकांश लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर और बेरोजगार कर दिए जा रहे हैं, जिनके हाथ में उतने भी संसाधन नहीं है कि वो लोगों तक पहुंच पाए। तो देश की स्थितियां तो आर्थिक मामलों में सबसे ज्यादा खराब कर दी गई हैं। बनारस की आपने बात की तो मैं एक लाइन बता दूं कि बनारस की तो हालत ये है कि वो जैसे बुलडोजर के नीचे है पूरा बनारस। अभी यहाँ पे 22 करोड़ रुपए रिलीज करके गए हैं योगी जी। पूरे रमजान के महीने में उन्होंने जिस तरह का यूपी में माहौल बनाया, बनारस उससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ी पूर्वांचल की मंडी कही जाती है, जिसमें 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं और व्यवसायी बैठते हैं, उस मंडी को चौड़ीकरण के नाम पे और विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे उस पे बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहां पे पुलिस और फोर्सेस लगा दी गई है और दाल मंडी को उजाड़ने के लिए पूरी तैयारी है, क्योंकि वहां काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों का जो है व्यापारी के तौर पे रहना होता है। और वो बहुत ही ऐतिहासिक मंडी है, लेकिन उसको तोड़ना है क्योंकि भक्तों को जाने में सहूलियत हो जाएगी, वो रास्ता चौड़ा हो जाएगा, तो एक और रास्ता बनाना है विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए।
तो ये दिशा है कुल मिलाकर। अब जिस तरह का की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर बात करूं तो ये सबका असर क्या हो रहा है, सब डेटास हम लोगों के पास हैं और अपने आप में, लेकिन उससे हो क्या रहा है कि जो समाज कल्याण की जितनी योजनाएं थी या जो जरूरतमंद तबका होता था उसके पास, जो पेंशन की या इलाज की या शिक्षा की, जो फेलोशिप की, इस तरह की जो भी योजनाएं थी या जिसमें गरीब आदमी को कहीं कोई मदद मिल जाती थी, कोई इमरजेंसी फंड हुआ करता था, वो सब स्क्वीज कर दिया गया, वो सब बंद हो रहा है। उसमें कहीं कोई राहत लेने के लिए अगर कोई चाहे तो उसको मिलने की जो एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी वो पूरी तरह से मार खा रही है अपने आप में। इस राजनीति का नतीजा ये हो रहा है। आरटीआई से अपने आप को अलग कर लिया, मतलब हम सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, हम ही कानून बनाना है, हम ही को लागू करना है और हम अपने लिए सब हर मामले में हम अपने आप को अलग कर लेंगे, एक्सक्लूसिव जिएंगे हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड में 660 करोड़ रुपए यानी लगभग 60 अरब रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने जुटाए थे। उसके बाद अगर बात करूं तो पीएम केयर फंड की बात रवि जी ने की, तो पीएम केयर फंड भी अपने आप में वैसे था जिसमें अब उसका तो डेटा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2 महीने के भीतर ही उसमें 1.4 बिलियन डॉलर जुटा लिए गए थे और जिसमें जो 53% था, मजेदार है कि 53% निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से वसूले गए थे, 42% सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हमारे जो हैं उनसे वसूले गए थे, मात्र 5% जो है वो चंदा जो है दूसरे व्यक्तियों से या इंडिविजुअल से लिया गया था। और 3 साल में कहा जाता है कि 535 करोड़ रुपए से ज्यादा आए, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में। अब एडीआर कह रहा है कि मात्र 10 जो एक ट्रस्ट हैं वो सबसे बड़े डोनर हैं और 2000 करोड़ से ज्यादा जो है पैसा बीजेपी को मिला है, जो मतलब कहा जाए तो सारे चंदे का 90% है। और वैसे ही पीएम केयर में भी और जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कमाया है वो 53% से ज्यादा बॉन्ड जो है बीजेपी ने ही लिए हैं। और कैसे लिए हैं, उन लोगों से भी लिए हैं जो बीफ का धंधा करते हैं, दवा कंपनियों से भी कोरोना के टाइम पे लिए हैं। तो ये लोगों की बीमारी आपदा में अवसर बनी थी, उस वक्त पर इन लोगों ने इतनी बड़ी लूट की। और ये 2019 से 2020 से आप जी देखेंगे ये लूट जो है पैसे की और जमीनों की और संसाधनों की और एक तरफा एक जगह इकट्ठा करना बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला किया है, जिसको हम लोग शायद उस तरह से उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए हैं। जी 8,900 कंपनियों ने पैसा दिया है, जिसमें 8,900 कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी तो नहीं बढ़ी है ना, 8,900 कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है। जब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है तो ये कंपनियां इनकी जूती के नीचे दबी हुई हैं, इनकी गर्दन, और जिस तरह से लूट रही हैं, आप चाहे अंबानी को देख लीजिए, चाहे अडानी की कंपनी देख लीजिए, चाहे और कोई कंपनी देख, टाटा बिरला देख लीजिए, वहां लोगों की सैलरियां नहीं बढ़ रही है, उनको 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, लोगों की छटनी हो रही है और उसके बाद ये इतनी बड़ी संख्या में चंदा दे रही हैं इस तरह से लोग मतलब एक पार्टी को। और जी छोटा सा अगर आप एनजीओ बना के चलिए तो उसको इतना सारा नियम में बांधा जा रहा है, इतना इनकम टैक्स और पैन कार्ड और ये और वो, मतलब कौन कौन सा टैक्स और दुनिया भर का डिक्लेरेशन हर साल आपको भरना है, आपको इनकम हो ना हो इनकम टैक्स का जी वो दाखिल करना है, सारा नियम है, लेकिन इनके लिए सब तरह से छूट है। तो वो क्या रहा है कि संसाधन जो एक तरफा पूरी तरह से झुके हुए हैं, एक तरफा जा रहे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आज ये स्थिति है कि बेरोजगार जो युवा पढ़ लिख के निकल रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनको मालूम है कि नौकरी भी अब कहाँ मिलेगी, तो पार्टियों के में मिलेगी। जो हिंदू 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 चिल्लाना और जो लिखना पढ़ना और जो 25 लाख लोगों को ये अपनी फौज बनाए हुए हैं व्हाट्सएप और मीडिया सोशल मीडिया फैलाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, वो पेड युवा है। और वो पेड युवा इसलिए उनकी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको और कहीं नौकरी नहीं मिलने की गुंजाइश है। तो इस पैसे का इस्तेमाल ऐसा थोड़ी है कि खाली चुनाव में हो रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल पूरे देश को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये पार्टी कर रही है और उसपे
अमीर गरीब की जो ये खाई दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा बड़ी खाई हो रही है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जी पार्टियों का, इस तरह जागृति जी। पार्टी का चंदा और इस तरह का जी वो पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार जो है ये अपने आप में कारण बना जी हुआ है। हम लोगों को ये समझना होगा कि जागृति किस जी। तरह से ये आर्थिक मामला है और रुपए की कीमत घट रही है तो इनकी कीमत क्यों बढ़ रही है। और मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये 10 जो ट्रस्ट हैं जिनके नाम एडीआर की रिपोर्ट में आए हैं, जिन्होंने इनको चंदा दिया है, उसमें टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी है या और कोई ये संस्था, मतलब और जी कोई नए बड़े कारपोरेट वाले पैदा हो गए हैं जो इनको सबसे ज्यादा इतना 2000 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। क्योंकि ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनको जी ये पाल रहे हैं देश में, जिनको ये पूरा देश बेच रहे हैं, सौंप रहे हैं, उन्होंने चंदा नहीं दिया है, कुछ और लोगों ने इनको अगर चंदा दिया है तो फिर उनका चंदा कितना होगा और उनको फेवर जो दिया जा रहा है वो क्या होगा। तो ये तो शायद आइसबर्ग, ठीक ही कहा कि आइसबर्ग है कि एक टिप ही है, बिल्कुल। ऊपर की और ज्यादा है। तो हमें तो समझ में आना है कि इस देश की गरीबी का कारण ही ये पॉलिटिक्स बन गई है अपने आप जी में, और ये खासकर बीजेपी जो है बन गई है, और इसको किसी भी हालत में जनता के बीच इस मुद्दे को लेके जाने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जागृति जी। असल में उमाकांत लखेरा जी आए हैं और वो कुछ समय के लिए आए हैं, इसलिए हम उनकी टिप्पणी लेना चाह रहे थे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। मुझे लगता है कि उमाकांत लखेरा जी उसके ऊपर अगर रिफ्लेक्ट कुछ करेंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितना बताया जाता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास में पहुंच रहा है और चुनाव के अंदर काले धन के तौर पे खर्च हो रहा है। जिन लोगों ने कहा था कि वो काला धन वापस लेके आएंगे, वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही काले धन के ऊपर वो कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि एक बात कि कॉरपोरेट फंडिंग का जो असर है उसके ऊपर हम लोगों ने बात की है। इसको रोकने के क्या तरीके हैं, मतलब कुछ है भी तरीका या ये लॉस्ट केस है? जैसा शिवाजी सरकार साहब कह रहे थे कि भाई कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है कि कॉरपोरेट फंडिंग को किसी तरीके से मतलब रेगुलेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है? सरकार तो नहीं चाहती है, सरकार तो उसी के पैसे से चल रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी उमाकांत लखेरा जी। अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट कीजिए अनम्यूट सर। कीजिए। जी कॉर्पोरेट बोलिए। फंडिंग जो है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को, हमारी चुनावी व्यवस्था को जीवंत रखने का मार्ग नहीं है। ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इसको छोड़ना पड़ेगा। कॉर्पोरेट फंडिंग का मतलब, अगर आप सत्ता में हैं और कॉर्पोरेट कंपनियों का फायदा पहुंचा रहे हैं, तो जितनी जिसकी संख्या भारी, आप उसके लिए काम करेंगे। कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो, उसका उदाहरण देख लिया, इलेक्टोरल फंडिंग जो है उसका सोर्स ऑफ करप्शन क्या था? कॉर्पोरेट्स था। कॉर्पोरेट्स ने सरकार से फायदे लेने के लिए जितना जिस कॉर्पोरेट्स ने काम किया, उसी उसी हिसाब से कॉर्पोरेट्स जो है आगे काम करते रहे। अब इस सवाल ये है कि इस पूरे, जो मैं ये मान रहा हूं कि इस पूरे गेम में आपको जो सरकारी फंडिंग है, भारत सरकार की जो फंडिंग है, उस फंडिंग से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। आपको कॉर्पोरेट्स के भरोसे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट तो करप्ट कर रहा है, हमारी पूरी चुनावी व्यवस्था को खत्म कर रहा है। तो इसलिए भगवान के लिए, खुदा के लिए और किसी जिसको भी साक्षी मानते हैं, इससे आपको निजात दिलानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा लोकतंत्र जो है इससे हाईजैक हो रहा है। सरकार को, दिनेश गोस्वामी कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि आप गवर्नमेंट को बहन करना चाहिए और जितने भी सिस्टम रेगुलेशंस होनी चाहिए, सरकारी सिस्टम, इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप नहीं देंगे तो वो तो ऐसे हो जाएगा कि जो लंगड़ा खिलाड़ी जो गेम में होता है ना, जिसको आप नशा करवाते हैं वो जीत जाता है गेम, और जिसको जो अच्छा खासा मेहनत करके, साल भर मेहनत करके काम करे, वो बाहर हो जाता है, क्योंकि उसने जो ड्रॉप ले रखी है, ड्रॉप वाला जीत जाता है। तो ऐसी सेम सिचुएशन है कि जो करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी चंदे की। और मुझे लग रहा है कि इसमें भारत सरकार का जो चुनाव आयोग है वो
उसके लिए सबसे बड़ा दोषी है। उसने जो अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया, चंद्रचूड़ साहब इसमें सबसे बड़े दोषी हैं, जिन्होंने लिस्ट देने के लिए तो तैयार किया, लेकिन उन अपराधियों को, उन लोगों को कोई सजा देने की कहीं कोई बात नहीं हुई है। चोर तो पता कर लिया आपने कि चोरी किसने की, लेकिन उन चोरों को सजा के बात आई तो आप जो है मोदी जी को अपने घर में गणेश पूजा के लिए बुलाने लग गए। तो ये जो चीजें हैं, ये लुका छिपी का खेल लोकतंत्र में नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग और भारत सरकार को तो पर्दे के पीछे रखी है, लेकिन भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ऐसा मैं मानता हूं। मैं अगले सवाल पर और बातें अपने कहूंगा, आप नए वक्ता को ले सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तिवारी जी के पास आता हूँ। तिवारी जी बताइए कि जब पॉलिटिक्स जो है वो पूरी की पूरी कॉरपोरेट उसका टेक ओवर हो जाएगा, तो फिर ये जो बात यहाँ पर आई थी कि फिर 80 करोड़ लोगों का, या जो कहा जाए कि बहुसंख्यक लोग, मतलब जो कि गरीबी लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनका होने वाला है। क्योंकि कॉरपोरेट का लक्ष्य तो जो है वो केवल मुनाफा कमाना होता है, और ये पूंजी का मुख्य चरित्र है कि पूंजी पूरी दुनिया में वहीं पर जाती है जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग का पूरा चांस होता है। तो उसका एक हिस्सा सीएसआर के तौर पे दिया जा रहा है, और सीएसआर के तौर पर भी किनको दिया जा रहा है, अब उन्होंने अपने ही एनजीओ बनाए हैं सभी कॉरपोरेट्स ने, और अब वो एनजीओ के माध्यम से काम नहीं करते, वो उनके अपने एनजीओ हैं। वो अपनी कंपनी के अंदर जिस किस्म का एक डिसेंट अगर बनता है किसी इलाके में कंपनी के लगने से, तो उन लोगों को तुष्ट करने के लिए वो एनजीओ काम करता है, और उसी को सीएसआईआर वो देने का काम कर लेते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या करने की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अगर तैयार नहीं है तो जन आंदोलन कितने तैयार हैं, और आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग लड़ तो रही हैं, आपने किसानों को देख रही है, मजदूर अभी पूरे देश में 20 तारीख को बड़ी हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हड़ताल हो रही है। अभी 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे का फिर एक बड़ा निर्णय सामने आने वाला है। पूरा किसान आंदोलन की व्यापक एकजुटता बन रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी? जी सर, देखिए, इसके पूरी प्रक्रिया पर अगर हम रोशनी डालें तो सामने स्पष्ट सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लोकतंत्र में चुनाव, निर्वाचन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण उसकी इकाई होती है, कड़ी होती है। शुरुआती दौर में जब हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, हम स्वाधीनता के बाद की बात करते हैं, 48 के बाद की बात करते हैं, तो आम आदमी की उसमें सहभागिता थी, और आम आदमी निर्णायक था, अपने वोट के माध्यम से अपना देता था, सरकारें चुनता था, अपने प्रतिनिधियों को चुनता था। फिर उसके बाद उस पर प्रभाव डालने के लिए हुआ कि साहब बाहुबलियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, बाहुबलियों का इस्तेमाल हुआ। फिर बाहुबलियों को लगा कि जब हमारे इस्तेमाल से हम सरकार चुनवा रहे हैं तो हम क्यों किसी को चुनवाएं, हम खुद ही क्यों न चुने जाएं। तो वो प्रक्रिया शुरू हुई, बाहुबली आ गए। फिर उसके बाद वाले प्रोसेस पे आप देखेंगे कि पूंजी का उसमें प्रवेश हुआ, पूंजीपतियों का प्रवेश हुआ, पैसा आया, धनबल आया, और धनबल का इस्तेमाल हुआ, उसके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद पूंजीपतियों ने सोचा, धन वालों ने सोचा कि जब हम इसके प्रमुख कारक हैं तो हम खुद ही क्यों न चुन करके आए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पूंजीपति लोग स्वतः आकर के राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, जैसे भी हुआ उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता शुरू हो गई। अब उसके अगले कड़ी में हम लोग आ गए हैं कारपोरेट लोगों को। आज की तारीख में कारपोरेट उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो अगला जो चरण होगा, जो आप कह रहे थे कि कारपोरेट की ये सहभागिता कैसे कम की जाए, तो उसकी सहभागिता तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि अब कारपोरेट, अब तक माने कारपोरेट अपने प्रभाव के लोगों से, अपने प्रभाव से अपना लोगों को चुनवाता है। तो अब उसको ये है कि जब हमारे ही प्रभाव से ये लोग चुने जा रहे हैं तो हम खुद क्यों न करें। और वो स्थिति आपको कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ रही है। अमेरिका इस समय ट्रंप महोदय जो बिल्कुल ये तूफान मचाए हुए हैं वहां पर, तो उनके ऊपर भी हम साफ देखते हैं कि एक कारपोरेट विशेष का या कारपोरेट विशेष का हाथ उसके ऊपर है, उसके ऊपर छाया है। और वही चीज भारत में भी है। एडीआर ने जिस तल्लीनता के साथ, जिस साफगोई के साथ चीजों को निकाल करके उसको कहते हैं कि उघाड़ दिया है पूरी चीजें, कि कारपोरेट किस तरीके से हमारे पूरे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। अगला चरण ये होगा
कि ये लोग जो ये बीच वाले ये बीचवा लोग गायब हो जाएंगे और सीधे सीधे कारपोरेट, क्योंकि अब कारपोरेट देख रहा है कि हमने जिसको चुनवाया वो लोग तो काम हमारे लिए करना तो चाहते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं से जन दबाव ऐसा बनकर के आ जा रहा है कि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। तो अब अगले चरण में क्या होगा कि कारपोरेट स्वयं इस पर कब्जा कर लेगा, जो उसको कानून बनाना होगा, जैसे लागू करवाना होगा वैसे लागू करवाएगा। अब ये रहा कि एक तरफा मीडिया है, एक तरफा न्यायपालिका है, एक तरफा कार्यपालिका है, तो भैया ये सब के सब तो चाकरी कर रहे हैं कारपोरेट की। मीडिया किसकी है? मीडिया आज की तारीख में 80%, 85%, या हम तो कहेंगे कि जो ये जिसको मुख्य मीडिया कहते हैं वो 100% उनके कब्जे में आ गई है। यह जो एक वैकल्पिक मीडिया है यही थोड़ा सा माहौल बनाए हुए है, स्थान बनाए हुए है, स्पेस बनाए हुए है कि जनता की आवाज या हम सारे लोगों की आवाज कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत उभर करके सामने आ रही है। लेकिन इस पर भी संकट है, इस पर भी कारपोरेट एलन मस्क जैसा आदमी ये तो स्टार स्पेस से ही अपना इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आज की तारीख में ये पूरे के पूरे मीडिया पर, हम लोगों पर भी उसकी कृपा है कि हम लोग अभी इतनी बातें कर ले रहे हैं। जिस दिन वो चाहेगा हमारी आवाज को दबा देगा, ऊपर से ही दबा देगा। तो आने वाले दिनों में जो है ये पूरा का पूरा कारपोरेट के हाथ में जाने वाला है। वो जो सिस्टम बनता था, पहले साम्राज्यवाद आया, उसके बाद नव साम्राज्यवाद आया, और पहले क्या हुआ, तो अब ये कारपोरेटवाद आएगा। कारपोरेट ही आपस में ये गलाकाट प्रतियोगिता करेंगी। जो चीजें ये दुनिया के पैमाने पर आज दिखाई पड़ रही है, चीन भी जो गुर्रा रहा है अमेरिका के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं से कारपोरेट के आपसी द्वंद्व का मामला है। वो कोई जनतंत्र का मामला नहीं है। तो अब कारपोरेट ही कारपोरेट से लड़ेगा और हम सारे लोग ये भक्ति भाव से उसको देखते रहेंगे। और कारपोरेट का ये नियंत्रण और उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी कारपोरेट ही करेगा। कारपोरेट पूरा का पूरा कब्जा करने जा रहा है। ये सबसे संकट की चीज है। अब इसको जनतंत्र कहेंगे या क्या कहेंगे, अब इसको नए तरीके से व्याख्यायित करने का मामला बनेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। मैं विश्वास रुडगी जी के पास आता हूँ। मेरा उनसे सीधा सवाल ये है कि कॉर्पोरेट टेक ओवर पार्टी का हो गया, ये तो फंडिंग से दिखलाई पड़ गया। जो पॉलिसीज देश के अंदर दिखलाई पड़ रही है उससे पता चलता है कि पॉलिटिक्स का कॉर्पोरेट टेक ओवर हो गया। तो बस एक चीज आना बाकी है कि अभी जो अडानी अंबानी हैं वो पीछे से काम कर रहे हैं। तो क्या आपको एलन मस्क टाइप, जैसे कि वो दिखलाई पड़ते हैं ट्रम्प के साथ में, वैसे ही क्या अडानी अंबानी खुल करके पॉलिटिक्स में मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर बाल बच्चों के साथ में भारतीय राजनीति में भी दिखलाई पड़ेंगे क्या, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर तिवारी? आपको क्या लगता है? बहुत लंबा अनुभव है आपका। जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी, बोलिए। ठीक है, बोलिए। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं। जी देखिए, 90% कंट्रीब्यूशन जो है कारपोरेट का वो बीजेपी के पास जा रहा है। इसका एक सबूत दिया एडीआर ने। अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से वो ले रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये पैसा जो कंपनियां बीजेपी को दे रही है या कांग्रेस को दे रही है और किसी को दे रही है, ये कारपोरेट के पास से आ रहा है। और ये कारपोरेट के पास से पैसा कौन सा आ रहा है? ये टैक्स पेमेंट से आ रहा है या नॉन टैक्स पेमेंट से आ रहा है? इकोनॉमी में आज हमारा जो बजट बन रहा है वो 50 लाख करोड़ का मान लो। इसके अलावा 3 गुना ज्यादा अगर ब्लैक इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है, तो उस ब्लैक इकोनॉमी से आज के चुनिंदा नेताओं को खरीद लिया जा रहा है कारपोरेट की तरफ से। उनके पास भी ब्लैक इकोनॉमी है और पॉलिटिशियन पार्टी के पास भी ब्लैक इकोनॉमी है। सवाल है ब्लैक इकोनॉमी का। और इसको मद्देनजर रखते हुए जो कारपोरेशन पूरे सिस्टम का हो रहा है, वो अभी तिवारी साहब बता रहे थे। मुद्दा ये है कि अदानी और मोदानी, ये जो बात हम कर रहे थे, उसी प्रकार ट्रंप और एलन मस्क की बात है। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं
कि एलन मस्क ऑलरेडी जियो का बहुत बड़ा हिस्सा ले चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा हिस्सा मैं बता दूंगा कि रिलायंस का जो एक कारपोरेट कंपनी है जिसके अंदर उनका रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज काम करती है, उसमें मुकेश अंबानी का स्टेक होल्डर नंबर 4 पर है। आप उनकी वेबसाइट निकाल के देखिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सऊदी अरामको का स्टेक 3 लोगों में बटा हुआ है और चौथा है मुकेश अंबानी। ये बात ध्यान से सुनिए। मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा कारपोरेट अगर अदानी और दूसरा नंबर अंबानी है, तो ये दोनों दुनिया के चाहे आज के तारीख में पहले 5 में हो, लेकिन एलन मस्क आने के बाद ये कहाँ रहेंगे? ये सवाल मैं आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि पहले ऑयल ये गोल्ड के आगे गया। अब मार्केट में पूरा मार्केट धस होने के बाद जितना भी डाटा है उसके ऊपर कंट्रोल हुआ, विच इज नाउ द गोल्ड ऑफ वर्ल्ड। डाटा इज बेटर देन ऑयल। इसमें इन्वेस्ट करो और वो सारा कंट्रोल अगर इंडिया में जियो करता था तो दुनिया भर में एलन मस्क कर रहा है। और हमारे सारे जो सैटेलाइट जो टीवी थे, अब वहां पे स्टारलिंक आता है और स्टारलिंक दुनिया भर के इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला और सर्वेलेंस करने वाला, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सर्वेलेंस करने वाला एक बड़ा उद्योजक भारत देश पे सर्वेलेंस करेगा। तो आप मोदी की हालत क्या होगी, अदानी की हालत क्या होगी, क्या आप सोच सकते हैं? तो इसलिए देश का कारपोरेटाइजेशन मतलब पूरा देश एक फैसिस्ट रूल में जा रहा है। कुछ हद तक ये भी आपको दिखाई देगा अंतिमतः एक अमेरिकन इंपीरियलिज्म भारत देश को एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाएगा। इस दिशा में आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ के अंबानी, यहाँ के अदानी, एलन मस्क खा चुका होगा। ये हमारे देश के इकोनॉमी को और दुनिया भर के इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा खतरा है। मंदी का तो दौर आ गया, लेकिन शासन व्यवस्था में, पूंजीवादी शासन व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव का एक दौर आ जाएगा। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो नियम अमेरिका ने बताए, WTO बनाया, IMF बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, लेकिन उसके रूल अगर ट्रम्प भी फॉलो नहीं कर रहा है और उसके नए रूल बन रहे हैं, तो वहां पे कहाँ का रहेगा अदानी, कहाँ का रहेगा आपका अंबानी? मस्क और ट्रम्प एक नया रूल बुक बना रहे हैं जिसमें शायद चाइना उसको काउंटर कर सकता है। हम कहां से काउंटर करें? बात हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड से निकलती है और बात फैसिज्म कितने दौर से आगे बढ़ रहा है इसके ऊपर जाती है। सवाल यह है, पूंजीवादी व्यवस्था का संकट अपने आप में फैसिज्म की तरफ जा रहा है और हमारे जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, हमारे जो संविधान में नागरिकों का अधिकार है, इन सारे नागरिकों को अधिकार को खा जा रहे हैं पहले हमारे कारपोरेट्स। लेकिन ये कारपोरेट्स और आज के पॉलिटिशियन, आज दुनिया भर के जो बड़े कारपोरेट्स हैं, इनके नंबर 2 नंबर 3 नहीं, बहुत बड़े चमचे बन चुके हैं। दे हैव सरेंडर्ड देमसेल्व्स, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी और अदानी। आज अदानी का इस्तेमाल श्रीलंका में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, चाइना की तरफ से। अंबानी का इस्तेमाल सब जगह हो रहा है। इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की व्यवस्था, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हमारी जमीन, हमारी हवा, हमारा पानी, नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान के तहत बचा रखे, इसके ऊपर हमको गौर करना पड़ेगा। ये आज पूंजी व्यवस्था का दौर है। इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का अंतिम रूप क्या होगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए वो एक इलिसिट मनी इज ग्रैपिंग द होल इकोनॉमी। इकोनॉमी इज लिमिटेड टू द 52 लाख करोड़ का बजट का बॉटम लाइन है और हमारी जीडीपी ये $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। इसलिए हम कभी भी एक बौना, एक छोटा इकोनॉमी बन सकते हैं। हालांकि हम एक बहुत बड़ा देश है। ये हालात मोदी के 11 साल के गवर्नेंस से बना है। इसलिए हमको बड़ी सोच रख के इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, इस न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर से कैसे लड़ना है, इसकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हाथ में लेना पड़ेगा। ये मैं आपसे सहमत हूँ। ये बहुत शुक्रिया आपका कॉमरेड विश्वास उडगे जी। अब मैं डॉक्टर रवि यादव जी के पास आता हूँ। मैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट टेक ओवर हो रहा है और जो पीपल्स रेजिस्टेंस है, वो अभी नाकाफी दिखलाई पड़ रहा है। ये बात एकदम साफ तौर पर दिखलाई पड़ती है। तो और क्या तरीके आपको ऐसे लगते हैं जिन तरीकों से कहीं ना कहीं पर ये जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो है, इसके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि वो
मतलब मार्केट वो तो टेक ओवर किया ही हुआ है, जो भी अब एक किस्म से मोनोपोलीज बन रहे हैं। ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं पूरी दुनिया के स्तर पर भी अभी मोनोपोली बन रहे हैं, आए थे कंपटीशन के नाम पर, फ्री मार्केट के नाम पर, लेकिन अब मोनोपोली वो साबित होते चले जा रहे हैं। तो नई परिस्थिति के से निपटने के लिए क्या आपको लगता है तौर तरीके, डॉक्टर रवि यादव जी? मुझे लगता है कि डॉक्टर, 2-2 मैं मिनट समझता बोलेंगे हूँ तो हमारे कि सभी वक्ता बोल पाएंगे जी। दुनिया की जो राजनीति है वो अर्थव्यवस्था से ही, आर्थिक नीतियों से ही प्रभावित होती है। बीच में जब हम देखते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन आया है तो उस समय भी ऐसी स्थितियां थी जब समाजवादी नीतियां एक तरह से लोगों को लगने लगा कि ये रोजगार देने में और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आया, फिर से पूंजी का चलन बढ़ा और कुछ समय तक उसका फायदा भी दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अब जो स्थितियां जहां पहुंच गई हैं, फिर से बेरोजगारी और भुखमरी जो ये समाधान निकालेगी। आप सरकार से कोई उम्मीद मत करिए, और ये इतनी कमजोर सरकार है, खासतौर से मोदी, इतना कमजोर व्यक्ति तो मैंने देखा नहीं कभी, मैंने सुना नहीं भारत के इतिहास में। आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो चंद्रशेखर सबसे कम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री थे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जिसके लिए आप देख रहे हैं कुछ कहना ही नहीं है किसी भी हालत में। अभी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, अब बहुत छोटे छोटे और कमजोर देश उसका विरोध कर रहे हैं, आपकी एक आवाज सुनाई नहीं देती है। तमाम देश हैं जिन्होंने उसके लिए कुछ रेसिप्रोकल्स लगाए हैं, आपका तो आप चुप बैठे हुए हैं। तमाम देश हैं जिन्होंने कुछ फंड किया है कि हमारे जो निर्यातक हैं या आयातक हैं, जहां जिस तरह का टैरिफ लगाया गया है, तो निर्यातकों को बचाने के लिए, इकोनॉमी को सेव करने के लिए लोगों ने फंड की व्यवस्था की है। हम चुप बैठे हुए हैं। हम बकबक कर सकते हैं मुसलमानों के ऊपर, हम पाकिस्तान के ऊपर बकबक कर सकते हैं जितनी भी संभव है, और ये जो सारी चीजें हैं जो लोगों को दिखाई दे रही हैं, इसी से समाधान निकलेगा, मुझे लगता है जी। जी, मैं सीधा लखेरा जी के पास आता हूँ। लखेरा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि प्रॉब्लम तो बहुत विकट है, समाधान के को लेकर के एक आंदोलन की बात आई है और सभी जगह पर जन आंदोलन की बात होती है, लेकिन डर इतना ज्यादा बना हुआ है और स्टेट का रिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसमें लोगों ने इमरजेंसी का भी विरोध कर लिया था, आपको मालूम है, और फिर लोकतंत्र की एक बार बहाली हुई थी। लेकिन पहले की तुलना में आज लोकतंत्र की ज्यादा एक तरीके से उसका गला घुटा हुआ है। तो ऐसे समय में आपको क्या कोई संभावना दिखलाई पड़ती है कुछ अल्टरनेटिव्स की? जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि और आपके दर्शकों को कि देखिए, समाज का हर तबका, जिसमें किसान है, मजदूर है, युवा है, और देश का बहुत बड़ा जो मध्य मिडिल क्लास है, जो इस देश की तस्वीर को बदलता था। और जब भी देश में बड़े बदलाव हुए हैं, तो जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग खुल करके सामने आया, उन्होंने एक से एक सत्ता पलट दी। तो मुझे लग रहा है कि जो मिडिल क्लास है हमारा, जो मिडिल क्लास धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हाउसिंग सोसाइटीज के भीतर जो जिस तरह से एक अभिजात्य वर्ग पैदा हो गया है, और यही लोग थे जो हाउसिंग सोसाइटी में आज भक्तगणों की जो फौज खड़ी हो रखी है, इनके माँ बाप ने, इनके दादा ने, इनके पूर्वजों ने इस देश के लिए खून पसीना बहाया। लेकिन सवाल यह है, बड़ी चिंता की बात है कि ये जो अभिजात्य वर्ग, नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ है, इसको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैसिव लेवल पर देखो, जनता को जो अज्ञान के अंधकार में जो लोग घूम रहे हैं या डूबे हुए हैं या भटके हुए हैं, उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कोई और उपाय नहीं है कि हम पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पद यात्रा के जरिए, पर्चे के जरिए, पम्पलेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अल्टरनेटिव मीडिया के जरिए, और तमाम तरह के जो बौद्धिक लोग हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे फिल्मकार हो, चाहे वो थिएटर पर्सनैलिटीज हो, ये जब तक समाज को जो इम्पैक्ट करने वाले जो तबके हैं, वो सब तक नहीं आएंगे। देखिए, अल्टीमेटली तो जनता ही सरकार को बदलती है और जनता ही सरकार को बिगाड़ती है। आज अगर मोदी और उनकी जो डिक्टेटरशिप चल रही है भारतवर्ष में, तो उसका क्या कारण है कि इस देश की आवाम ने उनको वोट दिया।
अब लोग कह रहे हैं कि भाई तो वोट इसलिए दे रहे हैं नहीं, वो क्योंकि तो रिग आएगा तो हुआ मोदी। है, जी चुनाव तो रिग हुआ है, ये तो बात एक साबित हो गई है कि अपहरण हुआ है लोकतंत्र का और पूरी यस, इलेक्टोरल तो प्रोसेस का। आएगा तो मोदी ही जो खैर हो रहा हम है। लोग जी जो है जी, अभी अभी समय समाप्त हो गया है। हम आपको बहुत धन्यवाद